नमस्कार, मैं हूं नगमा और ये है हम लोग। हमारे पिछले एपिसोड में हमने सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई अश्लीलता और अभद्रता के दायरे पर बात की थी कि क्या है इसकी हद और इस पर लगाम कैसे लगेगी। ये जानने समझने की कोशिश की, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया का नया नया खतरा सामने आ रहा है और चर्चा का विषय है। पूरे देश में हाल में हुई ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें चेता रही हैं। महाकुंभ का मामला सबसे पहले देख लीजिए। महाकुंभ में ये सामने आया कि धर्म और आस्था के इस संगम में आस्था की डुबकी लगा रही महिलाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया की कई वेबसाइट्स पर सस्ते में बेचे जा रहे थे। एक घटना दूसरी अजमेर से सामने आई। ये हाल के दिनों की बात है, इस तरह की घटनाएं हादसे होते रहते हैं, लेकिन अजमेर से एक जो मामला सामने आया वहाँ ये कि इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करके कुछ छात्राओं को फंसाया गया, आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। यहाँ सोशल मीडिया को यौन शोषण के लिए और धर्म परिवर्तन का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। राजस्थान के ही टोंक की एक दर्दनाक दास्तान सामने आई, जहाँ पे 14 साल की बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए फंसाया गया। और यहाँ पर यह हुआ कि नाबालिग के साथ एक लड़के ने पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उसे बहला फुसला कर उसका अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर पैसे मांगने लगा। आरोपी ने पैसे मांगे और 4,000 रुपये उसे दिए गए, लेकिन फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई दफ़ा बलात्कार हुआ। पिस्तौल के साथ उसने अपनी फ़ोटो भेजकर परिवार को मार डालने की धमकी दी और अपने दोस्तों के साथ नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने रेप के वीडियो बनाकर वायरल किए। तो कैसे सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है लड़कियों के खिलाफ। लड़की ने समाज के डर से कुछ नहीं कहा और सहती रही, लेकिन एक दिन लड़की के भाई के पास हैवानियत का वीडियो सामने आया और तब मामला सामने आया कि हो क्या रहा है, जिसके बाद उस बच्ची के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुरानी टोंक थाने में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। तो ये जो 3 अलग अलग बातें मैंने की हैं, वो देश के करोड़ों लोग जो किसी न किसी इंटरनेट या सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं, उनको डराने के लिए बहुत हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम कितने सतर्क हैं और आने वाले वक्त में ये खतरा और कितना गंभीर हो सकता है। इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं हम लोग। सवाल कई स्तर पे हैं। सवाल ये है कि क्या करना चाहिए सरकार को, जिसमें शामिल है पुलिस भी। सवाल है कि परिवार और समाज का इसमें क्या रोल हो सकता है। जो पीड़ित हैं वो क्या करें और कैसे बचें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी इसमें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपको मिलवा दूँ कि हमारे साथ जितेन जैन है जो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ नीरा मिश्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और उपासना धनखड़ हैं जो संस्थापक हैं मेलेडी पाइपर्स। रंजना कुमारी जूम के जरिए जुड़ रही हैं, जो लगातार महिलाओं के इन मामलों में उनके साथ रही हैं और आवाज़ उठाती रही हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर हैं। तो ये तमाम बातें हम चर्चा जो है शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि आज की तारीख में सोशल मीडिया लगभग हर इंसान तक पहुँचा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी ये सिर्फ ट्रेलर है। असली खतरा एआई के युग में आएगा, जब पलक झपकते ही नकली आवाज़, नकली चेहरा बनाना आसान होगा। नकली फ़ोटो, नकली वेबसाइट, नकली दस्तावेज़ बनेंगे, आसानी से कैरेक्टर क्लोन किए जाएंगे, डीप फेक वीडियो आम होंगे और ख़तरनाक चैटबॉट्स फेक प्रोफाइल की तरह लोगों को अपने जाल में फंसाएंगे। उस वक्त क्या होगा और हम डिजिटल शैतानों से कैसे बचेंगे? रंजना जी, आपसे शुरुआत करूं। ये एक नया खतरा महिलाओं के लिए, साल दर साल हम देखते रहे कि महिलाएं समाज में कहां पे कैसे असुरक्षित है और ये मामले लड़ते रहे। आप लोगों के लिए भी हर दिन एक नई चुनौती है, इससे कैसे डील कर रहे हैं हम? देखिए नगमा, ये चुनौती अभी जैसा बिल्कुल सही आपने कहा कि उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि एआई के इस्तेमाल के बाद अब ये सामने आ रही है। टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके महिलाओं के साथ अत्याचार हर तरह से
हिंसा करना, ये अब एक तरह से आम बात है और बात हो गई। लेकिन बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं रिपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि वो डरती हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं, मतलब कि उनसे फोन छीना जा सकता है, उनको बाहर जाने से रोका जा सकता है, उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है, उसके बाद भी वो मुंह नहीं खोल रही हैं। तो सबसे, जैसे आपने कहा, इससे कैसे बचा जा सकता है। अब वर्षों का मेरा अनुभव तमाम टेक कंपनियों के सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड पर मैं हूँ, मेटा, ट्विटर, टेली परफॉर्मेंस, बहुत सारी कंपनियों के। तो मैं ये जानती हूँ कि हर कंपनी का एक जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, और वो गाइडलाइंस से कोई वायलेट करता है तो उसको तत्काल रिपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो लोग भी आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर, देखिए वही बात हुई कि पहला हाथ अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर मारपीट परिवार के अंदर बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर आपने तुरंत नहीं रोका और इस झांसे में आ गए तो फिर आने वाले समय में ये बहुत जी, खतरनाक हो सकता काफी है। पड़ेगा। रंजना जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। हमने अभी ग्राफिक के जरिए भी दिखाया और मैंने शुरुआत में कहा कि महाकुंभ में क्या हुआ। इस तरह की चीजों को कहाँ रोके। हम दो दुनिया में साइमल्टेनियसली, एक रियल वर्ल्ड है और एक वर्चुअल वर्ल्ड है। अब इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो अपराध हो रहा है वहां पे सतर्कता कितनी है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए लोग, हुआ क्या, महिलाएं कपड़े बदल रही हैं, महिलाएं नहा रही हैं, उनके कोई वीडियोस बना रहा है, फोटोज बना रहा है और उसको अपलोड किया जा रहा है। और दसियों ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर ये अपलोड की गई। बाद में पुलिस हरकत में आती है और अब सतर्कता। लेकिन जो वीडियोस डाले गए वो तो वायरल हुए, वो 50 बिल्कुल, रुपए, 100 बिल्कुल। रुपए से 3,000 रुपए में बिक रहे हैं। बिल्कुल नगमा, ये खतरा, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब पब्लिक स्पेस में आपने इस तरह के वीडियो को बना लिया, वो तो तीनों तीनों प्लेयर्स इसमें जिम्मेदार हैं। सबसे पहला तो जिम्मेदार है जो कि अगर हमारे पास सरकार के कानून हैं तो वो लागू क्यों नहीं किए जाते हैं। अगर कानून है, आप उस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। भी हाल में एक नया कानून भी बना है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जी, इस तरह की चीजें बेचेंगे, वायरल होंगी जैसा कि हाल में हुआ था, तो आप उस पर कड़ाई करेंगे। लेकिन आप अगर जाके देखेंगे इस्तेमाल का, तो अभी तक शायद ही कुछ लोगों को इसमें सजा मिली है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है। दूसरा जिम्मेदारी है जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं जो इस तरह के स्पेसेस को प्रोवाइड करती हैं, जी, जी। और अगर वो तत्काल उसको नहीं हटाती हैं, तत्काल उस पर एक्शन नहीं लेती हैं, तो जब तक एक्शन होगा तब तक वो वायरल हो गया, तब तक वो हाथ हाथ में पहुंच गया। यही फिर हुआ सब फिर जगह पे। औरतों के जी। साथ जो इस तरह, तो यही बिल्कुल हमने देखा बिल्कुल, है कुंभ वाला तो टोंक में बिल्कुल भी। यही हुआ। जी, यही यही हमने देखा अजमेर में भी और यही कुंभ में भी हुआ है। यहाँ पे एक मैं बात नीरा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सोशल मीडिया एक नया बहुत ही खतरनाक जोर, अब फायदे बहुत हैं महिलाओं के लिए भी, यहाँ पर भी जैसे सबके लिए हैं, लेकिन एक नया वो जगह बन गई है जो जहाँ पे खतरा काफी ज्यादा है। अजमेर है, टोंक है और अभी आप ये देखिए कुंभ है। ये मैं सिर्फ 3 मिसाल ले रही हूँ, हैं तो मामले अनगिनत, लेकिन ये एक नया खतरा है महिलाओं के लिए। ऐसा है कि ये मैं कहूँगी कि ये एक न्यूक्लियर पावर हमारे हाथ में है, सबके हाथ में। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को हमारे हाथ में है कि हम उसको पीसफुल यूज़ के लिए यूज़ करें या हम बम विस्फोट के लिए यूज़ करें। तो ये जो नया सोशल मीडिया आया है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि थोड़ी सी भी चूक होती है, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, एक फैमिली में हलचल मच जाती है। तो मेरे हिसाब से आपने जो शुरुआत में कहा कि हमें करना क्या चाहिए, मैं सोचती हूँ कि हमारे आज के जो युवा हैं वो इतने समझदार उनको हो जाना चाहिए कि वो अपने आप में नियंत्रण रखें। दे शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल तो देमसेल्फ। जैसे एक मामला अभी हमने देखा था ना अजमेर और टोंक की, मैंने जिक्र जी किया था, जी उपासना, जी उसमें मैं आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। उसमें वो लड़की इंस्टाग्राम के जरिए उससे दोस्ती हुई, धीरे धीरे। अब कम उम्र की बच्चियां हैं, जब तक वो समझे तब तक वक्त लगता है, तो उनको बताना भी जरूरी है कि कैसे बचे। 14 साल 15 साल ये उम्र है, जब तक आपको समझ में आया तब तक मामला कहीं से कहीं था और वीडियोस जो है वो वायरल हैं। और उसके बाद डर के मारे, समाज का डर है, माँ बाप का डर है, शर्म है, आप कहते नहीं हैं, और तब तक जो हानि, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। तो ये नया खतरा, बच्चियां इससे कैसे डील कर रही हैं, या कितना बड़ा खतरा है और उनको उससे अलग भी नहीं रखा जा सकता पूरी तरह। तो इसको हमें ना अलग अलग भाग में करके देखना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हमने देखा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से नीचे बच्चों को फ़ोन देना बिल्कुल मना कर दिया गया है, इंस्टाग्राम बैन कर दिया गया है उनके लिए। तो इसी तरह के कानून हमें अपने देश के अंदर भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं, ये एक शारीरिक और मानसिक विकास का भी एक विषय है कि अगर आप ही सबल नहीं होंगे तो ये तो बाहर का खतरा है। पर आपको लगता है कि फोन हाथ में ना देना क्या उपाय है? जितने आपको लगता है कि मुमकिन है कि हम फोन ना दें हाथ में? इंस्टा पे बैन किया गया बहुत सारे देशों में,
लेकिन और भी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी भी तो लोग हैं, कोई वीडियो बना के डाल रहा है, उसको क्या करेंगे आप? देखिए, एक तो सामाजिक पहलू है कि ये सोच कुछ लोगों की ऐसी है, हरकतें कुछ ऐसी है जिसके दिमाग में ही जहर भरा हो, उसका बाहर से क्या इलाज करेंगे। तो उसका इलाज मात्र एक सज़ा है, और सज़ा इतनी कड़ी हो कि अगली बार उसमें डिटरेंस पैदा हो। पहली बात तो ये। दूसरा, नगमा, अब सरकार को हर बार गाली देने से क्या होगा? गलती तो हमारी है, सरकार समाज का प्रतिबिंब है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पार्क में एक बहुत बढ़िया पार्क बना, बच्चे आने लगे, लोग आने लगे, भीड़ रहने लगी। तो सरकार ने कहा कि भाई खतरा हो सकता है, हम हर आदमी का आईडी चेक करेंगे। तो समाज का एक तबका खड़ा हो गया था, ये तो जासूसी होगी, आप कौन होते हैं, मैं गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, आप कैसे मेरा आईडी मांगे? हम नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब आपने किसी तरह का सरकार को आईडी चेक करने से रोका, तो 6 महीने बाद वहाँ पे बाहर के लोग आने लगे, फिर 1 साल बाद आके लोग शराब पीने लगे, वहाँ पे शराबियों का अड्डा बन गया, उसका छेड़छाड़ होने लगी। फिर आप सरकार को गाली देते हैं कि कौन कौन चल के आता है, आप देखते नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यही हाल हमारे समाज का हो चुका है। सरकार ने 3 कदम उठाने की कोशिश पिछले 3 साल के अंदर करी। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहली बात तो 14 से 18 साल के बच्चे आने नहीं चाहिए। एज क्वेश्चन था, पेरेंटल कंसेंट से आए। किसी कंपनी ने इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा, पर उसके लिए अगर सरकार फिर आर्म ट्विस्टिंग करती है, नई गाइडलाइंस लेके आती है, पेनल्टी लगाते, तो आप बोलते हैं आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा, जो कंपनियां आपके डेटा से हज़ारों करोड़ का रुपया लगा रही हैं, आज उनके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं कि वो 50 करोड़ 100 करोड़ आपकी हेल्पलाइन पे खर्च करें। आज आपके साथ कोई घटना हो, आप कह रहे रिपोर्ट करो, मैडम से मैं पूछना चाहूँगा कौन सा मोबाइल नंबर है, जरा बताइए जहाँ मैं रिपोर्ट कर सकूँ। हज़ारों करोड़ की कंपनी में आज वॉशिंग मशीन बेचने वाला, छोले कुलचे बेचने वाले का मोबाइल नंबर है, इन कंपनियों को मोबाइल नंबर नहीं। बिल्कुल। रंजना तीसरा जी, मैं सवाल, आपके आखिरी पास आना सवाल, चाहूंगी। अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। तीसरा होने के बाद देखिए, इन कंपनियों की जिम्मेदारी इस तरह कंटेंट को 24 घंटे में हटाया जाए, वो तब आप जब आप रिपोर्ट कर पाएंगे। वैसा है नहीं। एक गलती हमें भी अपने समाज की माननी होगी कि हमने जो एक पूरे वर्ल्ड में जो आधार इनेबल केवाईसी था, नए बैंक अकाउंट खुलें या मोबाइल नंबर जब आप लेते हैं आपका एक केवाईसी किया जाए, अगर वो हमने उसका अपोजिशन नहीं किया तो किया होता, तो आज ये लोग इतनी हिम्मत नहीं करते कि मैं आधार इनेबल्ड अकाउंट से मैं इस तरह की हरकत किसी को ट्रैप करने की करूं। ओटीपी फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, इस अकाउंट में पैसे, ये सब इसलिए कि आपका फर्जी वॉलेट है, अनोनिमस वॉलेट से आप बात करें, अनोनिमस अकाउंट बना रहे हैं। तो हमें समाज को थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी को थोड़ा सा मतलब जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज करके सरकार को और समाज की बड़ी सेफ्टी को ध्यान में रखकर हमें आधार इनेबल केवाईसी पे जाना पहले होगा। भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं और तमाम चीजें हैं, तो अगर आपकी सेफ्टी के लिए कुछ चीजें करनी जरूरी हैं तो वो आप जरूर करें और रिपोर्ट करें। जैसा जितिन सवाल पूछ रहे हैं, तो रिपोर्ट कहाँ करें? आज अगर कोई घटना होती है तो हम किसके पास जाएं? जब तक आप पुलिस में शिकायत करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, इसके पहले कि आप किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकें। तो अब ये सवाल है कि सरकार ने इसके ऊपर क्या कानून बनाए हैं। मैं अगर नीरा जी आपके पास आऊँ कि सरकार के जो कानून अभी हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ बातें हुई हैं, सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी के लिहाज से इसमें कमी कहाँ पर है, चूक कहाँ पर है, या कानून काफ़ी हैं और इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं होता है? क्या मामला? नहीं, देखिए, कोई भी कानून हो, कितने भी कानून आप बना लीजिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर कोई ना कोई कमी रह जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कानून बन गया, आपने रिपोर्ट कर दी, अब वो पूरा जो प्रोसेस चलेगा, वो प्रोसेस कितना लंबा चलेगा कोई नहीं कह सकता। मैं अपना उदाहरण भी दे सकती हूँ। समबडी मेरे को उसने अश्लील बातें व्हाट्सएप पे भेजी, मैंने रिपोर्ट करी, बंदा गुजरात में बैठा है, गुजरात से बैठ के 4 महीने लगे, उनको परमिशन लानी पड़ी कि भाई ये साइबर का क्राइम है, तो लेट अस गेट दी परमिशन टू एक्सेस हिज अकाउंट। फिर उसको पकड़ के लाए, अभी 5 साल हो गए हैं, कुछ नहीं, और अभी तक वो। तो ये बातचीत जारी रहेगी। हम लोग मिले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटते हैं। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Hey Google, how do I do a wing liner? AI Ray. Flip the script with the new Motorola Razr 50 series. Hello Moto. वादे में no compromise. कितना कॉन्फिडेंस। Introducing Live Fast Smart Inverter. करे पावर कट प्रेडिक्ट और बताए बैकअप टाइम वाईफाई और ऐप कनेक्टिविटी के साथ। स्मार्टर है तो है।
वायर्स का ऑलराउंडर जो लाइफ बचाए, बिजली भी बचाए, घर और पर्यावरण दोनों के लिए सेफ भी है। KEI वायर्स हर टेंशन सहे चलती रहे। हम वायर भी बनाते हैं, पर्यावरण भी बचाते हैं। चंडीगढ़, कोयम्बतूर, NCR and Bangalore, Jaipur, Ahmedabad, Raipur and Hyderabad. We've been here, we've been there. Vikas been just everywhere. विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। याद रहे, बवासीर के इलाज के लिए सिर्फ जॉली वासीर कैप्सूल्स और जेल। याद रहे, बवासीर के इलाज के लिए सिर्फ जॉली वासीर कैप्सूल्स और जेल। प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट आप कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन, उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बात यहाँ पे ये भी हो रही है कि 14 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनको तो होना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पे, पर उन औरतों का क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं थी और जो कुंभ में स्नान के लिए गई और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो वहां पे क्या कानून है? कहाँ गई थी पुलिसिंग? सरकार क्या कर सकती है इन चीजों में?
ठीक है नगमा, बैन कोई सल्यूशन नहीं है। जहाँ बैन भी हुआ है वहाँ भी उसको रोका नहीं जा सकता है। बच्चे किसी न किसी तरह से एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले तो उनकी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। स्कूल के कार्यक्रमों में CBSE है, जो इस तरह के स्कूल संगठन है, उनको ये कंपलसरी करना चाहिए कि वो कोर्स के तौर पर इसको लाना चाहिए। अब मीडिया कोई नई चीज़ नहीं है, अलग चीज़ नहीं है, हर बच्चा इस्तेमाल कर रहा। उस उम्र के लड़के लड़कियों को क्लास 12 तक कोर्स का ये हिस्सा होना चाहिए। कहीं अभी नहीं पढ़ा रहे हैं कि ना सिर्फ इस्तेमाल कैसे करो बल्कि इन समस्याओं से कैसे बचो। दूसरी बात है कि जो साइबर पुलिस है हमारी, साइबर पुलिस का जो काम है उसको चुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि और उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी थोड़ा सा, जो पुलिस वाले हैं उनको भी आज इस जानकारी को देने की ज़रूरत है कि उनको कैसे एक्ट करना है। क्योंकि ये नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये क्राइम ऐसा नहीं है कि आप तुरंत डिटेक्ट करेंगे या आप जाएंगे सजा देंगे। इसमें तो एकदम मिनटों में बात फैल जाती है। और खास तौर से महिलाओं और लड़कियों को हमारे सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आज बचाने की बहुत जरूरत है। रंजना जी, जी जितिन इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई कि पुलिस को क्या करना चाहिए, कैसे उनका सशक्तिकरण करें, सरकार को क्या करना चाहिए और समाज को भी। मैं आपने मुझे बताया, आप तो ट्विटर के, मेटा के और आपने गूगल के भी शायद बताया कि मैं सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हूँ। तो मेरा आपसे एक अनुग्रह रहेगा सभी समाज के सभी के पास, जब आप उस बोर्ड की मीटिंग में बैठे तो अगली बार थोड़ा सा ये करें कि सबको तो सब करना है, इन कंपनियों को क्या करना है थोड़ा सा उन्हें भी आप पता है, कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर तो लॉन्च कर दें। एक हेल्पलाइन नंबर जिसमें कोई कॉल कर सके। सबको ज्ञान देने से अच्छा है हम अपने घर को ठीक कर लें। एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मुझे जवाब देने दें। रंजना जी जवाब देना चाह, अच्छा नीरा जी कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी रंजना जी, फिर आप बताइएगा कि ट्विटर पे बड़ा इन लोगों ने अपना बना दिया है कि कोई भी इस तरह की कोई चीज डालेगा विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एज पर देयर आइडियोलॉजी, उसका ट्विटर बैन कर देते हैं। बैन कर देंगे। तो इस तरह का क्यों नहीं होता है बाकी सोशल मीडिया पे, चाहे वो वीडियोस अगर डल रहे हैं तो उसको ना नहीं डाल पाए या उसको हटा दिया जाए, डिलीट कर दें, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट किया जाता है। एक सेकंड मैम, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाता है ताकि वो वीडियोस जो हैं वो उनके व्यूज बढ़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वायरल करते हैं उनको। रंजना जी इसका क्या उपाय, आप क्या बता रही हैं? हाँ, मैं उपाय बता रही हूँ आपको। जैसे आपको जानकारी नहीं है कि ये कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, ये कंपनियां कोई चैरिटी नहीं है। जो सोशल सोशल वेलफेयर का जो काम है, जो सोशल समाज को अपने सुरक्षित रखने का काम है, वो देश के कानून कर रहे हैं। आज यूरोप में आप इस तरह करके बच नहीं सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बच सकते। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने हिसाब से कानून बना लिया है। हर दुनिया की हर देश में, अभी प्रधानमंत्री गए थे, मैं भी गई थी, जो प्रोग्राम पेरिस में हुआ, जो AI का जो AI एक्शन समिट हुआ 2025, उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। मैं भी उस समिट में शामिल थी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन कंपनियों पर पूरी तरह से सभी सरकारें दबाव डाल रही हैं। लेकिन सरकारों के दबाव डालने के बाद नंबर 2 का तो हमारा अपना इंतजाम करना है ना, हमारे कानून। मेरा एक ही सवाल है, कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या? मुझे आपने प्रश्न, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं बस इसके मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, पर मैं कंपनियों के सामने पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपका सवाल समझ गई हूँ। मैं वापस एक जनता दर्शकों के लिए भी रखना चाहती हूँ। रंजना जी एक सवाल है और आप में से बाकी लोग जितने आप भी इसकी जवाब दें। हम बात कर रहे हैं जवाबदेही की, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जवाबदेही का है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हम मिसाल के तौर पे कहते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं अमेजोन से ही, अगर नकली और गलत खराब मिला तो जवाबदेही कंपनी की होती है, आप लौटाते वो लौटाते हैं। यहाँ पर वो जवाबदेही कहाँ है? क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वीडियो वायरल होते हैं वो मुनाफा कमाते हैं, उनको इस तरह के डेंजरस कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए? या कितनी जवाबदेही उनकी? वो जवाबदेही पूरी तरह से उनकी जवाबदेही बनती है। और हम जैसे लोगों का यही काम होता है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हों, इसके लिए हम उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उसमें इसीलिए कम्युनिटी गाइडलाइंस बनी है, इसीलिए उन्होंने जो ये तमाम टूल्स से पहले नहीं थे कि आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। NCII जो नॉन कंसेंसुअल पोस्टिंग ऑफ इमेज है, उसके लिए इंग्लैंड में तो संस्था बन गई, लेकिन हमारे देश में तो नहीं बनी ना। हमारी नेशनल कमीशन फॉर विमेन को जाग जाना चाहिए और उनको एक तरह से इस तरह का भी एक पूरा एक्टिव विंग शुरू करना चाहिए। यही हो रहा है, नॉन कंसेंसुअल पोस्टिंग ऑफ वीडियोस ही हो रहे हैं। सीमा समृद्धि के बाद साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। रंजना जी एक मिनट, ये जो जितने वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं महिलाओं के, लड़कियों के, नॉन कंसेंसुअल वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो,
क्या हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस हैं? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक प्रज्वला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में जजमेंट दिया, 2023 का है, कि अगर कोई ऐसा कंटेंट आता है तो ये अकाउंटेबिलिटी वहाँ की पुलिस की है, वहाँ पर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनकी है, और 24 आवर्स के अंदर में वो कंटेंट हटाया जाएगा जो रिलेटेड था पोक्सो एक्ट में, कि जो लोग पोर्नोग्राफी जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्च कर रहे हैं उन लोगों ने अगर उन पर कार्रवाई हो, हाँ उन पर कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पे जो वीडियोस डल गए, मिसाल के तौर पे फिर कह रही हूँ, ये जिस कुंभ वाला वीडियो डला, या हम अजमेर की बात करें, टोंक की बात करें, वीडियो डल गया, वो वीडियोस जो हैं 10-10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल किए गए और अब FIR हो रही है। वीडियोस आप किसको पकड़ रहे हैं? 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें सबसे पहले सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो भी हमारी फीमेल हैं वो अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो कौन सा लिंक आ रहा है, उसको वो कितना क्लिक कर रही हैं, ये तो अवेयरनेस। दोबारा बात कर रही हूँ इसमें, अजमेर के मामले में इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की से दोस्ती की गई। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बच्चियां बैठी हैं जो वही 17, 18, 20 उम्र उसके ऊपर की भी, लेकिन दोस्ती हुई, ब्लैकमेल वीडियोस बना लिए गए, उसके बाद ब्लैकमेल शुरू हुआ क्योंकि वो वीडियोस वायरल कर दिए गए। तो सवाल ये है कि जब ये वीडियोस वायरल होने लग जाते हैं, क्या इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसको वो रोकें वहीं पर? अगर इस तरह का four points that I want. Number one, every monetized account on every social media, जितने भी जिसको व्यवसायिक तरीके से कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया की तरह मीडिया लॉज की तरह रेगुलेट करना चाहिए। हमारे पास इलीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट वुमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर लॉज बने हुए मीडिया के लिए। क्या है वो लॉज? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन मीडिया, इनअप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, बिल्कुल। तो वो आपके किसी भी मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, जो भी बच्चियां, अगर आपको लगता है कि घर में सख्त माहौल है, स्कूल में सख्त माहौल है, आपको हेल्पलाइन, जो बार बार जितेंद्र जी भी कह रहे हैं, आपको महिला हेल्पलाइन पे कम से कम इन्फॉर्म कर देना चाहिए, कंपनीज के हेल्पलाइन का वेट ना करें। तीसरा, स्कूल्स के अंदर जो मैं देख कर आई हूँ, आपको टीनेजर्स को, हमारे पास टीनेजर्स के लिए कोई भी एजुकेटिव फिक्शन लिटरेचर नहीं है आज के दिन में। हमारे सारे लिटरेचर जितने लिखने वाले में ये अवेयरनेस फैलाई जाती है अब कि आपको क्या क्या खतरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाकर, कैसे आपको अपनी सेटिंग्स प्राइवेट रखनी है। जितिन, ये सब तो बताया जा रहा है स्कूलों में। और भी है, एक बार इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि अब टेक्नोलॉजिकली संभव नहीं है इसको वायरल होने से रोकते हैं, हम 1 मिनट के अंदर ना सका। एक और चीज मैं एक और चीज ये बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया इज अ बहुत ही पावरफुल मीडिया है। अब जब ये एक इश्यूज हो रही है, आप ये इलाहाबादिया वाला केस देखिए, it was the social media that created the uproar against that. So there should be aware people in our nation, जो यूथ हमारे हैं, इनको अवेयर होना चाहिए कि ये जो ऐसे प्रयागराज का आया या अजमेर का इस तरह का आया, इसके खिलाफ भी तो हम लोग मिलके सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं पर्पसफुली। तो ये भी हमारे हाथ में वो एक टूल है। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट के तौर पे जब यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, तो क्या गवर्नमेंट को भी उनके ऊपर ये बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं इससे, बट इन वीडियोस को वायरल होने से आप रोकेंगे? रंजना जी, इस पर आप बात अपनी जोड़ना चाहेंगे, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं कह रही हूँ नगमा कि बिल्कुल कंपनियों पे दबाव डालना चाहिए, बिल्कुल कंपनियों को रोकना चाहिए, क्योंकि कंपनियां अपने प्रॉफिट मोटिव के चलते आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं सोचती हैं। और जो उनकी गाइडलाइंस, अब तो उन्होंने कंटेंट, आपको मालूम है मेटा ने हाल में ये डिक्लेयर कर दिया कि हमें कोई कंटेंट मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। ट्विटर ने डिक्लेयर कर दिया हमारा स्पेस फ्री स्पीच स्पेस है। तो क्या वो फिल्ली स्पेस बना रहे हैं? क्या वो बना रहे कुछ भी कोई किसी से कह के निकल जाएगा? तो अब कौन बचाएगा अपने आप को? आपको खुद बचना है, नंबर 1, और दूसरा आपकी सरकार को आपको बचाना है। और ये दुनिया की सारी सरकारें कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं उस तरह का? कितने बड़े बड़े फाइन इन लोगों, इन कंपनियों को देने पड़ रहे हैं, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को फाइन दे रहे हैं ये लोग। लेकिन हम लोग की सरकार को भी और हमारे लोगों को भी, और खासतौर से मैं लड़कियों को कहूंगी, देखिए छोटा सा बच्चा विदेशों के स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, उसको एक लाइन समझा दी जाती है, डोंट ट्रस्ट द स्ट्रेंजर, डोंट ट्रस्ट द स्ट्रेंजर। लेकिन हमारे बच्चों को ये बात क्यों नहीं बताई जाएगी? हमारे स्कूलों को भी तो बताना चाहिए ना। क्राइम का दायरा काफी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है, पर हम ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और है नहीं अभी तक। तो अभी तक सिर्फ इसकी बात है। बात यह है कि रोक कौन रहा है होने के लिए, और होता क्यों नहीं है? क्या अपराध बढ़े नहीं है अब तक काफी? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जवाबदेही किसकी है और क्या हो? और अब वक्त आ गया है कि हो। इस ब्रेक के बाद लौटती हूँ।
हम लोग, और हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में, वर्चुअल वर्ल्ड के दौर में कैसे हम सुरक्षित रहें, खास करके लड़कियां, महिलाएं किस तरह से सुरक्षित रहें, कहाँ कमी है हमारे कानूनों में, कहाँ कमी है इम्प्लीमेंटेशन में। जितिन जैन, ये डिजिटल शैतान हम कह रहे हैं इसको, क्योंकि देखिए कि अपराध की जो जगह है वो काफ़ी बदल गई है। रियल वर्ल्ड में तो है ही, लेकिन जो रील है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा है। तो बचने के लिए जो उपाय करने चाहिए, उसमें सबसे बड़ी कमियां अभी आपको कहाँ पर दिखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब सरकार कुछ भी प्रयास करे। जैसे अभी 2 साल पहले सरकार ने कहा था कि अगर व्हाट्सएप पे किसी भी तरह की अफवाह फैलती है, कोई थ्रेटनिंग मैसेज आते हैं, किडनैपिंग के, रैंसम के कॉल आते हैं, बीच में हो भी रहा था, तो व्हाट्सएप हमें उसका जो ओरिजिनल जिस बंदे ने वो कंटेंट डाला है, काफी चला, नहीं, ओरिजिनल जिसने वो कंटेंट डाला उसका आईपी एड्रेस बताइए सबसे पहले वो किसने अपलोड किया। वो अफवाहों के अंदर कई जाने चली गई थी। तो व्हाट्सएप ने शुरू से कहा कि नहीं, हम इस तरह का कुछ भी नहीं देंगे, हमारी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, ये हो जाएगा। टेलीग्राम पे सैकड़ों चैनल चलते थे सीसैम के इस तरह के, वो कभी कोई जवाब नहीं देते थे। अभी 6 महीने पहले फ्रांस में उठा के उसको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया, 10 दिन खातिरदारी करी, अब वो सब दे रहे हैं। तो देखिए, जब आप लॉ को अगर उस बंदे को आपने यहाँ पे अरेस्ट किया होता तो बवाल मच जाता आर्म ट्विस्टिंग का। तो अगर सरकार एक सोशल मीडिया कंपनी को आर्म ट्विस्ट कर भी रही है एक सामाजिक हित के लिए, समाज के कंधे बचाने के लिए, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग सभी अगर इस तरह का आपके अकाउंट हैक होते हैं, कुछ होता है, तो आप तुरंत वहाँ पे रिपोर्ट करें। उनके एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर सरकार की गाइडलाइन ये कहती है कि महिलाओं से जुड़ा और बच्चों से जुड़ा लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई रिस्क है तो उससे 24 घंटे के अंदर अंदर उनको हटाना है। ये अभी एक ऑटोमेटेड रिप्लाई भेजते हैं, आप कोई रिप्लाई कीजिए, कहते हैं नमस्ते। तो यहाँ पे जो मैं अगली बार जब आप एफआईआर करें तो अक्यूज के साथ साथ आप कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर करें कि इन्होंने 24 घंटे में नहीं हटाया, कॉम्पनसेशन सीख करें। अब वो कानून में प्रावधान है, तो इनको आप निकलने मत दीजिए, जिम्मेदारी इनकी कल्प्रिट से ज्यादा बड़ी है। जैसे कि अगर रेप के वीडियोस बार बार डाले जा रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं, तो जिन प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उपासना जी, है ना? हमारे पास अब हम ट्रेस कर सकते हैं डिजिटल फुटप्रिंट, वो तो मतलब जाना ही जाता है उस चीज को। दूसरा, हमारे पास सोशल डिलेमा जैसी मूवीज आई हैं जहाँ पे हमें पता है कि किस तरीके से कौन सा कंटेंट और किस तरह की भावनाओं को ज्यादा भड़काया जाता है ताकि पब्लिक टॉक बने। तो जहाँ पे हमें दोनों चीजों की अवेयरनेस है, वहाँ पे सबसे ज्यादा एक जरूरत है कि आपको अपने अंदर आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आपको इसे फाइट आउट करना ही करना है। कानून बने हुए हैं, कानून पहले के भी बने हुए हैं। आपने मीडिया के अगेंस्ट लॉ अगर नहीं आप नहीं एनफोर्स करोगे, आप सोशल मीडिया के अगेंस्ट भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जितने लोग हैं, लड़कियां हैं हमारे साथ, आप ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे होंगी, इंस्टाग्राम पे भी होंगी, ये सब जब आप सुन रही हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेफ? और या कोई सवाल है आपका? मैम, बस एक चीज़ की, जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं वो तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जब हम अप्रोच करें, डरे नहीं। हम अपने आसपास के लोगों को, अपने माता पिता को, दोस्तों को उसके बारे में इन्फॉर्म करें जी। तभी हम कोई भी मेजर्स ले सकते हैं, या ना कि सामाजिक प्रेशर में रहें कि हमारे साथ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो फौरन बताएं, शेयर करें। जैसे हमने कई बार देखा है कि बताती नहीं है लड़कियां डर के मारे। आप बताइए, कोई सवाल है आपका अबाउट सेफ्टी? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से इसमें सोसाइटी एक बहुत बड़ी फॉल्ट में है, क्योंकि हर समय अगर कोई सेमिनार भी कंडक्ट होता है फीमेल सिक्योरिटी या सेफ्टी को लेके, हमेशा उसमें सिर्फ लड़कियां बैठाई जाती हैं कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उन्हें कहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना है, प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं रखना है। आप उसमें छोटे लड़कों को क्यों नहीं बैठाते हैं? आप कभी मेन को क्यों नहीं बैठाते? या स्कूल सेमिनार्स, कॉलेज सेमिनार्स में आप कभी ये बात उन्हें क्यों नहीं बताते कि अगर वो कुछ करेंगे उनके अगेंस्ट तो उनकी सजा क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि सजा मिल सकती है। जी मैम, इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये चीज़ के बारे में जो भी अवेयरनेस है वो नहीं फैलाई जाती है। जैसे हमें पुलिस का नंबर पता है, परंतु जैसे सर भी कह रहे हैं, हाँ, हेल्पलाइन नंबर हमें कभी बताया नहीं जाता है। हमारे पास कोर्स अगर वो तो जाए कहाँ? अगर हो गया ऐसे कुछ आपत्तिजनक है तो क्या करें? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसा सर ने बताया कि बच्चों को बताना चाहिए, तो टीनेजर्स जो हैं, बॉयज़, इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड है। जैसे कि एक केस भी आता है, इसमें बॉयज़ रूम बनाया जाता है और उसमें लड़कियों की जो है न्यूड पिक्चर्स और चैट्स, इनफैक्ट चैट्स की भी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं, और फिर लड़कियों की जो बॉडी शेमिंग है वो किया जाता है, और इसमें जो है सारे डिस्कस किए जाते हैं लड़कियों के बारे में चीज़ें। इससे क्या होता है, उनका माइंडसेट जो है वो ऐसा बन जाता है कि हाँ, हमें जो है लड़कियों पे डोमिनेंट होना है और उनके साथ इस तरह से हैरेसमेंट करना है। तो लड़कों को जो है इस चीज़ की एजुकेशन देनी चाहिए। किस तरह की चीज़ें चल रही हैं? सीमा जी, अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हु इज़ फॉर अकाउंटेबल फॉर दिस इशूज़, कोई भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट है, क्या पुलिस है? जैसे कि अभी सर बार बार कह रहे, कोई बच्चियों के पास, किसी के पास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। हमें करना है तो 112 नंबर डायल करना है, या जो
प्राइवेट सेक्टर में जो बहुत सारे NGOs हैं वो काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैम कि अभी मैंने रिसेंटली एक लड़की उत्तर प्रदेश की जिसने के साथ रेप करके उसका मर्डर करके फांसी के फंदे पे टांग दिया गया। मैंने जब अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डाला, उसका पिक्चर विद इन अ मिनट उसको अनसीन कर, वो विद इन अ मिनट उसको ऑफेंसिव कंटेंट कह करके हाइड कर दिया गया। तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है अगर वो कंटेंट उनके अगेंस्ट है वो करते हैं, लेकिन आम पब्लिक के अगेंस्ट है उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो वो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को मैं आप दोनों के पास आऊंगी। आखिरी, मेरे पास वक्त अब कम है। आप देख रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं डिजिटल शैतानों की, कैसे बचें, कैसे रहें सावधान, इस ब्रेक के बाद। ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर चर्चा का मकसद ये भी है कि जो देख रहे हैं वो समझे कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स होनी चाहिए और हम थोड़ा और अवेयर हों तो हम क्या करें। तो यहाँ से शुरुआत करें तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कहाँ लैकिंग है, इन कंपनियों को क्या जिम्मेदारी बननी चाहिए? मैं 3 जगहों पे बोलूंगी। सरकार को सबसे पहले स्कूलों के अंदर जिस तरीके से हमें समाज के अंदर परिवार समाज के बारे में बताया जाता है, ऐसे ही वर्चुअल वर्ल्ड की ब्रिक्स और वॉल्स के बारे में बताया जाना चाहिए। सेकंड, हमें जो मैंने कहा कि मोनेटाइज अकाउंट्स और नॉन मोनेटाइज अकाउंट जहाँ पे 100,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर मीडिया रेगुलेशंस एंड लॉज एज इट इज़ लगा देने चाहिए। और तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पर अवेयरनेस आप लोगों के अंदर आपको लगता है कि बाहर से आप बताने पे खतरा है, आप किसी न किसी को जिसको ट्रस्ट कर सकते हो वहाँ पे बताओ, डरो नहीं, डरना नहीं। हमारे देश में चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि हमारी वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन है। हमको क्या करना चाहिए कि हमको ये मास अवेयरनेस, जैसे इन्होंने कहा हर एक स्कूल में एक ऐसा वीडियो बने। पर देखिए फिजिकली सब जगह नहीं जा सकते, सरकार को एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया से ये खतरे आ सकते हैं एंड इट शुड बी कंपल्सरी टू बी शोन। कैसे अवेयरनेस हम उसका फैलाएं, हम ग्रामीण लेवल पे भी ले जा सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और हम ये शहर में भी दिखा सकते हैं। रंजना जी हमारे साथ है। मैं आपका एक रिकमेंडेशन चाहूंगी रंजना जी। नहीं, सबसे पहले तो मेरा सुझाव तो यही होगा कि जो हेल्पलाइन है वो हर लेवल पे बननी चाहिए, जहां हर बच्ची अपने साथ अगर कुछ हुआ है तो तत्काल वहां खबर करे। और परिवार के अंदर चूंकि अब सोशल मीडिया ऐसा स्पेस है, कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो हम लोग के सोशल नॉर्म्स हैं उसके ज़रिए कम्युनिकेशन बिल्कुल बहुत कम होता है। छोटे शहरों में, मैं खुद छोटे शहर और गाँव की हूँ, तो मुझे पता है कि ये नहीं होता है, कम्युनिकेशन ज़ीरो होता है। तो उस कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरा, एक सिस्टमैटिक स्कूल एजुकेशन में इंटीग्रेट करना चाहिए कोर्स के तौर पर कि एआई क्या है, एआई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या खतरे हैं, और इसको लेकर के आगे आने वाले समय में हमको पूरी जनरेशन को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो स्टे सेफ ऑनलाइन एक सरकार का कैंपेन है। आप दोनों से, सीमा और जितिन, आखिरी कमेंट, इनसे कितना दो फर्क चीजें। पड़ता है? पहली बात तो स्कूल्स में 12th क्लास तक स्मार्टफोन बैन कर देने चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वेरिएबल कोई लोकेशन ट्रैकिंग गैजेट हो या नॉन स्मार्टफोन हो जिससे आप बात कर सके, स्मार्टफोन को, टैबलेट्स को बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को लेजिस्लेटिव इंटेंट के द्वारा या एक आईटी रूल्स के द्वारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके 1 लाख से या 2 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं और उसको आपको मैंडेटरी एक आपको हेल्पलाइन खोलनी होगी जिसको एक ह्यूमन, जिंदा जागता ह्यूमन उठाएगा, नॉट अ बॉट और अ रैंडमाइज्ड ऑटोमेटेड कॉल सेंटर। ये हेल्पलाइन खोलना मैंडेटरी करना चाहिए। मैम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे cybergovernment.in ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर के, मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं नहीं पता इवन कि हम लोगों ने खुद नहीं किया है उसको जाकर के। अब मैं एज ए एडवोकेट, अगर कोई लेडी मेरे पास आई, केस आया, मैं शेयर करना चाहूँगी मैम। वो बच्ची कह रही, मैम मेरा जो है वीडियो उस लड़के के पास है, 354 में FIR थी, उसकी बेल ग्रांट लगी हुई थी, आर्गुमेंट कोर्ट में चल रहा है। जज साहब से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मिलॉर्ड इसको बेल मत दीजिएगा, अदरवाइज ये इसको सर्कुलेट कर देगा, वायरल कर देगा। मैम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले वो बच्ची सुसाइड कर लिया उसने, इसलिए क्योंकि उसने सर्कुलेट कर दिया, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जज वहाँ पर, उनके पास भी अप्रोप्रिएट लॉज नहीं है, उनको नहीं पता है कि कैसे करना है।
पुलिस को हम ट्रेंड नहीं कर रहे, हमारी पुलिस इतनी टेक्निकल ट्रेंड और उनके पास भी अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या हम पुलिस थाने में कितने ऐसे पुलिस वालों को हमने अपॉइंट किया है जिनको इस चीज की नॉलेज हो। हाँ, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा ना कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें भी पुलिसिंग और ज्यादा सख्त तो इसकी जरूरत है क्राइम होने के पहले। और इस पूरी बातचीत से जो मुझे समझ में आता है कि वो अकाउंटेबिलिटी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ वो वीडियोस डिलीट करते हैं, रोकते हैं, लेकिन जहाँ मुनाफा है वहाँ और ज़्यादा वायरल करते हैं, तो वहाँ पर भी रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मकसद ये है कि कुछ और बातचीत हो और कुछ लोगों को जानकारी बढ़े। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।